तो फिल्म की शुरुआत होती है वेलरी से, जो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है और पूरी दुनिया में मशहूर भी है। सबको उसकी बातों से उम्मीद नजती है, पर वो किस तकलीफ से गुजर रही है कोई नहीं जानता। हर रात उसे डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे कोई उसे पानी में खींच रहा हो। उसे इन सब की वजह आज तक समझ नहीं आई। खैर, इसके बाद हमें वेलरी की फैमिली के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम तो सालों पहले ही मर चुकी हैं। अभी उसके डैड का कुछ पता नहीं, और रूबी उसका हस्बैंड है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज उसके लिए उसके गांव से एक लेटर आया था, जिसे देखते ही उसका मूड काफी ऑफ हो गया। उसकी उदासी बढ़ गई। उसने अपनी दोस्त से मिलने का फैसला किया, पर इससे भी उसके मूड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो काफी दिन से अपने हाथ में अजीब तब्दीलियां नोटिस कर रही थी, जैसा कि उसके सर में बहुत ही ज्यादा खारिश रहने लगी थी। इस टाइम वो अपनी खारिश को कम करने वाली मेडिसिन के साथ बर्थ कंट्रोल पिल भी लेती दिखाई देती है। आज मेडिसिन लेने के बाद भी जब उसकी खारिश कम नहीं हुई तो वो परेशान हो गई और इंटरनेट पे अपनी खारिश के बारे में सर्च करने लगी, और उससे जो रिजल्ट्स नजर आए उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपना लैपटॉप ही बंद कर दिया। वेलरी के साथ अब एक और भी बहुत अजीब चीज हुई। उसके घर में बहुत सारी चूंटियां थी। कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, वेलरी को अंदाजा नहीं था। इन चूंटियों का पीछा करते करते वेलरी को चूंटियों का बना एक पूरा घर अपने घर के अंदर नजर आता है। उसे झाँक कर अंदर देखा तो अंदर बहुत सारी चूंटियां थी, जिन्हें देखकर वो डर गई। अगले दिन दिखाया जाता है वेलरी को अब एक इंटरनेशनल टूर के लिए जाना था, जिसके लिए उसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। शायद वो उसकी मॉम के पास था, जिसके लिए वो अपनी आंट के पास गई। असल में उसे अपनी आंट से उस बॉक्स के बारे में पूछना था जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ के गई थी। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मॉम की काफी बातें करने लगी, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करती थी। उसकी आंट ने उसे एक लॉकर का एड्रेस बताया जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ था। वो जब उसको डैम में गई तो यहाँ आकर वेलरी और उसकी आंट ने देखा कि वो बॉक्स यहाँ से गायब था। दोनों परेशान हो गई। तो वेलरी की आंटी ने कहा, शायद तुम्हारे डैड यहाँ आए हों और इस बॉक्स को ले गए हों, ये भी तो हो सकता है। अब वेलरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ जाती है, और आज भी घर आने पर उसके सर में इतनी खारिश हो रही थी कि वो पागलों की तरह दोनों हाथों से अपना सर खुजा रही थी। और उसके पास बैठे हस्बैंड को भी उसकी ये आदत बहुत ही अजीब लगने लगी थी। वेलरी को अपनी इस बीमारी की समझ नहीं आती। यहाँ पे के डॉक्टर्स को भी उसकी इस बीमारी की समझ नहीं आई, तो उसे लगा शायद उसे ये जेनेटिक इशू है, उसकी मॉम को भी होगा और अब उसे हो गया है। फिलहाल उसे अपनी इंटरनेशनल टूर के ऊपर फोकस करना था। फिर ये उसने अपने डैड से मिलने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने सर पर कैप पहन ली, आके वो लोगों के सामने अपने सर पे खारिश ना करे। वेलरी गांव में आके अपने डैड से मिल रही है, जो पहले एक सोल्जर थे लेकिन अब एक मॉम बन चुके थे। वेलरी ने उनसे पूछा, आप उस बॉक्स के बारे में जानते हैं जो मॉम मेरे लिए छोड़ के गई थी? उसके डैड ने कहा, नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यही उसके डैड के कमरे में एक बहुत ही अजीब पेंटिंग भी लगी हुई थी। वेलरी ने जब उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसके डैड ने उसे सांची नाम की एक एंटिटी की कहानी सुनाना शुरू की। दरअसल सांची एक पैरासाइट था जो इंसानों के साथ रहता था और उनकी स्पिरिचुअल पावर से फीड करता था। सांची जिस इंसान के ऊपर कब्जा कर ले उस इंसान के साथ तब तक रह पाए जब तक वो उसे पूरा खत्म न कर दे। खैर, वेलरी यहाँ पर इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेने में नहीं आई थी। वो जाने से पहले अपने डैड की चाबी चुरा लेती है और उनके लॉकर में जाती है बगैर उनके पूछे। वहाँ पर उसे वो बॉक्स तो नहीं मिला जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन हाँ, उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल गया, जिसको लेकर वो यहाँ से जाने लगी। उसे गोदाम में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और साथ उसे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो बच्चा पानी में डूब रहा हो। उसने आवाज का पीछा किया तो वो एक स्टोर रूम तक पहुंची। इस स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी केड़ियां बचा रही थी। उसने बैठकर उन्हें देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे पीछे से बहुत सारी बुरी सोल्स उसे पकड़ने वाली हैं। उसने अपने कंधे पे बहुत सारे हाथ फील किए। इससे पहले कि वो चिल्ला पे थी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो यहाँ का गार्ड था। इस टाइम इससे ही हेलुसिनेशंस हुए थे। वेलरी अब खरातल बहुत कंफ्यूज थी। आज उसके साथ जो हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपने डैड के लॉकर से जो सामान लाई थी वो उसे देखते लगी। इसमें उनकी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स थी, उसके डैड की भी और उसकी मॉम की भी। उस टाइम की जब उसके डैड एक सोल्जर हुआ करते थे और उसकी मॉम एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। ये सब देखते हुए वेलरी को एहसास हुआ कि उसे आज तक ये मालूम ही नहीं कि उसकी मॉम की मौत हुई कैसे थी। इन्हीं पिक्चर्स में वेलरी अपनी मॉम के हाथ पे एक वैसा ही एलर्जी का निशान नोटिस करते हैं जो उसने अपनी एलर्जी को सर्च करते हुए इंटरनेट पे देखा था। और यहाँ से उसे कंफर्म हो गया कि उसे आजकल जो बीमारी है वो पहले उसकी मॉम को भी थी और इसका ताल्लुक उसकी मॉम से ही है। वेलरी की इस बीमारी ने उसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी बना दिया था, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड रूबी से भी अब अच्छा बिहेव नहीं करती थी। वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। आज तो उसने फैसला कर लिया था
कि आज रात को वो अपना सर नहीं बुझाएगी, इसीलिए वो अपने हाथों पर ग्लव्स पहनकर अपने हाथों को बांध कर सो जाती है। और सुबह उसकी आंख एक बहुत ही बुरे झटके से खुलती है। उसने देखा कि उसके हाथों पर अब ग्लव्स नहीं थे और उसने अपने सर को खुजा कर अपने स्कैल्प को इतना जख्मी कर लिया था कि उसमें से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, जो देखकर वो डर गई। वो अपनी मॉम की उस पिक्चर को लेकर अपनी आंटी के पास जाती है जिसमें उनकी एलर्जी दिखाई गई थी। उसे देखकर आंटी उदास हो जाती हैं और वेलेरी को बताती हैं कि तुम्हारी मॉम पर शायद कोई कर्ज था, कोई शराब था, जिसकी वजह से वो मर गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। वेलेरी ने सवाल किया कि डैड ने इस सब के बारे में क्या किया। उन्होंने उसे डैड के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि तुम अपने डैड से दूर रहना। कुछ देर बाद वेलेरी को एक फोटो शूट के लिए जाना था जहाँ पर हैवी लाइफ्स के अपने साय के साथ वो देखती है कि उसके साय के साथ कोई और भी खड़ा है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। लेकिन उसने यहाँ पे किसी को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस होने नहीं दी। वो अब घर आ गई और घर आकर भी वो सर कुछ आ रही थी। उसने अपने सर में इतनी खारिश की कि खून निकल आया और इस खून को रॉबी ने भी नोटिस कर लिया। उसने यहाँ रॉबिन से झूठ बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेलेरी इस झूठ को लेकर तो कोई बहाना बना देती है और जैसे ही मेडिसिन वाली दराज खोलती है तो वहाँ पर उसके हस्बैंड को उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख जाती है, जिसे देखते ही उसके और रूबी के दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। वेलेरी भी गुस्से में थी, वो अपने आप से चुन रही थी। ऐसे में उसने रूबी से कह दिया, ठीक है तुम मुझसे दूर ही रहो, यही बेहतर है। और इस तरह उनके रिश्ते में डराना शुरू हो गई। वेलेरी अब अकेले अपनी रूम में रह रही थी। उसे अब सोच लिया था कि हर रात वो अपना सर नहीं खुजाएगी, इसीलिए रात में वो अपने हाथों को बांध कर सोई। लेकिन जब सुबह उठी तो वो परेशान हो गई क्योंकि उसके हाथ खून चुके थे और उसने आज भी अपने स्कैल्प से खून निकाल लिया था। वो अब इतनी बात समझ गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें कोई दूसरी एंटिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो खुद अपने हाथ नहीं खोल सकती थी। ये कंफर्म था कि रात में किसी और ने उसके हाथ खोले थे। उठते ही वेलेरी दोबारा अपने घर में बहुत सारी चूंटियों को नोटिस करते हैं। वो परेशान हो जाती है और इन चूंटियों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंचती है। वो देखना चाहती थी आखिर ये चूंटियां करती क्या है, इसलिए वो अपने घर की दीवार तोड़ने लग जाती है और तभी उसके घर पर नॉक हो जाता है। वही देखने को मिला कि उसके डैड आए हुए थे। उसके डैड वेलेरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो परेशानी में मैं बस यहीं चला आया। वो इस टाइम वेलेरी को कुछ बताना चाहते थे। वो बात शुरू कहते हैं वेलेरी की मॉम से। वो बताते हैं कि वेलेरी तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनकी मौत कैसे हुई। सालों पहले मैं एक सोल्जर हुआ करता था और मैंने अपनी एक दुश्मन फौजी को मारा था। वो एक लड़की थी, न जाने उसके अंदर क्या ताकत थी जो उसके मरने के बाद मेरे साथ मेरे अंदर आ गई और मेरी वजह से वो तुम्हारी मॉम के साथ जुड़ गई। मुझे बाद में पता चला कि वो एक सेंची है और जब मुझे बात मालूम हुई तो मैंने तुम्हारी मॉम की उस सेंची पैरासाइट से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर तुम पैदा हो गई और फिर वो सेंची पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया और तुम्हारे साथ मैं जानता हूँ आजकल बहुत अजीबोगरीब वाक़ये हो रही हैं और इन सब के पीछे वो सेंची ही है। वेलेरी के डैड जानते थे कि वेलेरी इंसानी पता को जानने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसीलिए वो उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर लाए थे, जिसकी वजह से वेलेरी वहीं पर सो गई और जब उठी तो उसे फौरन वो सारी बातें याद आई और वो अब अपनी मॉम की मौत के बारे में सर्च करने लगी। उसे अपनी घर में बहुत सारी अखबार की कटिंग और चीजें मिलती हैं जिसमें ये साफ लिखा था कि उसके डैड ने ही असल में उसकी मॉम का मर्डर किया था। सुनकर वो टूट गई। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वेलेरी अपनी घर की खिड़कियां बंद करने के लिए जब ऊपर जाती है तो उसे खिड़की के बाहर अपनी मॉम की परछाई नजर आती है। उसे वो दिन वो सब कुछ नजर आने लग जाता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। उसने देखा तो उसकी मॉम बेहद थी और उसके डैड उसे जबरदस्ती पानी में डुबो रहे थे और ऐसे ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जैसे ही वेलेरी को अपने डैड का ये घिनौना चेहरा नजर आता है तो वो फौरन अपने डैड के पास अपनी मॉम का बदला लेने के लिए पहुंच जाती है। उनके घर जाकर वो एक एक सामान बिखेर देती है और अपने डैड से पूछते हैं आखिर क्यों मारा आपने मेरी मॉम को। उसके डैड कहते हैं मैंने तो तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, मैं तो उन्हें बचा रहा था उस संची से, लेकिन वो संची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं हर तरह तुम्हारी मॉम मर गई उस संची से ही लड़ते लड़ते। लेकिन वेलेरी को उनकी बातों पे यकीन नहीं था। उसके डैड ने उसे बताया तुम्हारी मॉम असल में तुम्हें
इस संची से बचाना चाहती थी और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जान खुद ही ली थी। लेकिन मरने के बाद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। वो तुम्हें उस संची से नहीं बचा सकी और अब वो संची तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जान बचाने के लिए उस संची का खत्म होना बहुत जरूरी है। अब ये बातें वेलेरी को डराने लगी थी। वो अपने डैड को यही छोड़कर वापस घर चली जाती है। अगला दिन उसका सेमिनार भी था, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार, एक इंटरनेशनल टूर। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, वो सबके सामने अपने सर को खुजाए, इसलिए उसने अपने सर पे एक कैप पहन ली। उसका शो शुरू हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और रेटिंग बहुत ज्यादा थी। उसने स्टेज पे एक लड़की को बुलाया और अपनी स्पीच शुरू की। उसने लड़की को शीशे के आगे खड़ी करके लोगों से कहा कि जब तुम अपने अंदर के असल को नहीं पहचानोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें कहते हुए वो ना चाहते हुए भी अपनी कैप के अंदर से अपने बालों को खुजा रही थी। इस टाइम उसे स्पीच कहते हुए शीशे में उस औरत की परछाई के साथ अपने पीछे भी खड़ी एक और परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये संची ही है। आज उसे देखकर उसकी सच्चाई जानकर वो बहुत ज्यादा खौफ में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो नीचे गिर गई, तड़पने लगी, अपना सर खुजाने लगी और सभी लोग उसकी ये हालत देखकर पागल से हो गए। वेलेरी अब और अपना तमाशा नहीं बनाने चाहती थी, इसीलिए वो स्टेज छोड़ के भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। घर आने के बाद भी वो लगातार अपने सर को खुजाती जा रही थी। उसने अपने सर में इतनी खारिश की कि उसके सर में एक सुराख हो गया जिसके अंदर उसने उंगली डाल दी। उसकी उंगली ब्रेन से टच होने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसको सब कुछ समझ आना ही बंद हो गया। वो वहीं पर बेहोश होकर गिरती। शुक्रवार के घर पे इस टाइम रॉबी था जिसने उसकी इस खराब हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से वेलेरी की जान तो बच गई, लेकिन अभी वेलेरी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो संची अभी भी वेलेरी के साथ ही था जिसे हॉस्पिटल के डार्क एनवायरनमेंट में पहले मर्तबा के लिए दिखाया जाता है। वो इस टाइम वेलेरी के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे तंग कर रहा था, लेकिन इस टाइम वेलेरी उससे डर नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी। वो वेलेरी के सर में हाथ मार रहा था जिससे उसके सर में खारिश हो रही थी, लेकिन वेलेरी ने अभी भी अपने सर में खारिश नहीं की क्योंकि अब वो जान गई है सच्चाई। वो अब इससे डरते नहीं, वो इसका मुकाबला करना चाहती है। जैसे ही वेलेरी ने अपने डर का सामना करना शुरू किया तो उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। संची का कंट्रोल उसके ऊपर से कुछ कम होने लगा और उसकी बेहतर हालत का कुछ क्रेडिट रॉबी को भी जाता है जो उसका आजकल बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। वो हमेशा अब वेलेरी को उसके सर पे हाथ लगाने से मना कर रहा था क्योंकि सर पे हाथ लगाने की वजह से उसकी बॉडी के काफी हिस्से पैरालाइज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके पांव भी, और अब उसे चलने में काफी मुश्किल होती थी। वो नए तरीके से चलना सीख रही थी। अब सोते हुए वेलेरी अपने सर में खारिश न थे, इसीलिए रॉबी ने उसके हाथ बांध दिए, लेकिन जब वो सुबह उठा तो देखा कि उसके हाथ खुले हुए थे। वेलेरी ने अपने सर में खारिश भी की हुई थी। उसके पास एक सीजर भी थी जिसे देखकर रॉबी को लगा कि उसने अपने हाथ खुद ही काटे हैं। उसे गुस्सा आ गया ये देखकर कि वेलेरी खुद ही ठीक होना नहीं चाहती और वो फजूल में ही उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है। वेलेरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसने भी किया, ये संची ने किया है, लेकिन वो उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। रॉबी अब गुस्से में उसे छोड़ गया था। वेलेरी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, वो हार रही थी, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहती है जिससे उसे काफी सहारा मिलता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस एंटिटी से यानी संची से खुद लड़ेगी ताकि ये सारे मसले हल हो जाएगा। उसने रॉबी को बेहोशी की दवाई देकर सुला दिया और फिर वो अपने एक रूम में आ गई जहाँ पर बहुत सारे मिरर्स थे। यहाँ आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बताओ तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो, मेरे सामने आओ। काफी देर तक उनके सामने कोई नहीं आया, पर कुछ ही देर बाद एक शीशे में से एक डरावना हाथ निकला जिसने पीछे से आकर वेलेरी को पकड़ लिया। यह हाथ असल में संची का ही था जो एंटिटी अब फाइनली उसके सामने आ चुकी थी। वो सामने आकर अपनी डरावनी आवाज में वेलेरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अब वेलेरी को पकड़ लिया था और उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया था। वेलेरी भी खौफ के मारे डरी और उसने जोर से चीख मारी जिसकी वजह से यहाँ रॉबी को भी होश आ गया और उसने अपने आप को बेड से बंधा पाया। वो अपने हाथ पांव को छुड़वाने की कोशिश करता है और वेलेरी को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ हमें वेलेरी को दिखाया जाता है जो अब अपने हाथ को काटने की तैयारी कर रही है ताकि वो कभी अपने सर को खुजा ही ना पाए। उसने अपने हाथ पे एक मार्क बनाया और उसे एक कटर के नीचे रख दिया, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को इतना दुख कैसे पहुंचा सकता था। वो कई मर्तबा हौसला करने पर भी अपना हाथ नहीं काट पाई, लेकिन फिर वो एक मर्तबा हिम्मत करती हैं और तेजी से मशीन के सामने आकर मशीन के नीचे अपना हाथ रखकर एकदम से उसके ऊपर वो कटर चला देती है।
हाथ से शर करके खून निकलकर उसके मुंह पे गिर जाता है और उसका हाथ इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। खून भी उसका बहुत ज्यादा निकल रहा था, जिस पर चीजें बांध कर उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। इस हाथ खून रोकने के बाद उसने अपने मुंह से खून साफ किया और फैसला किया कि वो अब अपने दूसरे हाथ को बिखार देगी। अभी वेलरी ये सोच रही थी कि एकदम से उसके पीछे संची आ गया, जिसने उसे पीछे से पकड़ लिया और इस मरतबा वेलरी उसकी ऐसा करने से भी नहीं डरी। संची ने उसे डराने के लिए बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा कतरा कतरा खून पी जाऊंगा। वेलरी उसे बातों में लगाए रखती है और अचानक से उसका हाथ उसी कटर के नीचे कर देती है जिस कटर से वो अपना दूसरा हाथ काटने का प्लान कर रही थी। यहाँ से आने वाली ऐसी आवाजें सुनकर रॉबी परेशान हो रहा था। यहाँ वेलरी पूरी तरह संची से लड़ने के मूड में थी। हाथ काटने के बाद उसने वो मशीन ही उठा ली और उससे इस संची के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर संची मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संची के जितने हिस्से उसने काटे थे वो रीजनरेट होने लगे, यानी दोबारा से पैदा होने लगे। और अब वेलरी जब ये सब दिखती है तो वाकई उसे डर लगने लग जाता है और वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। मुझसे बचने के लिए वहां से भागने की ही कोशिश कर रही थी कि संची उसके ऊपर आ गया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेलरी ने उससे कहा कि अब कोई बचेगा भी नहीं। ये कहते हुए ही वो अपने आप को कैसे पानी के अंदर ले गई और उसने पानी के अंदर जंप कर दिया। वेलरी के पानी के अंदर कूदते ही संची भी उसके साथ पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उस पानी के अंदर तिल मिलाने लगा और वेलवे उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकने की कोशिश में लग गई। और आज उसे समझ आया कि क्यों उसकी मॉम उस दिन पानी में कूदी थी। वो उसी संची को मारने के लिए कूदी थी और उसकी मॉम के मर्डर में उसके डैड का कोई हाथ नहीं था। उसकी मॉम की मौत इसी संची की वजह से हुई थी, उनकी मौत कोई मर्डर नहीं था। यहाँ दिखाया जाता है कि रूबी किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर बाहर निकलता है तो वेलरी को पानी में डूबता हुआ पाता है और जल्दी से पानी में जंप कहते हुए उसको बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते हुए हम उसके हाथ में एक छोटे से काले बच्चे को देख रहे थे। ये संची का ही छोटा वेरिएंट था, मतलब कि संची अब कमजोर हो गया था और कुछ ही देर में पानी में रखने पर वो इस पानी में ही हल होकर खत्म हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें वेलरी को दिखाया जाता है जिसके पास एक बेबी भी था। दिखाया गया कि उसका कटा हाथ जोड़ दिया गया था और वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश थी। वो जब अपने बेबी को खिला रही थी तो उस टाइम उसके बेटे के फेस पे एक छोटे से बग को दिखाया जाता है, जो हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या सच में संची खत्म हुआ भी है कि नहीं। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।